महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनावी सभाएं लगातार जारी हैं। एक के बाद एक बीजेपी अपने नारों के वार से विपक्ष पर भारी पड़ती नजर आ रही है। बीजेपी के तरकश से निकले नारों के बाण के आगे विपक्षियों के धुरंधर धूल धसित हो रहे हैं। सीएम योगी के बंटोगे तो कटोगे नारे ने तो जैसे मानो विपक्षी खेमे के रथों की रफ्तार को थाम सा दिया है। चुनावी रण में इन नारों ने एक तरफा जीत का ऐलान सा ही कर डाला है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के नारे ने बीजेपी को हरियाणा में अविश्वसनीय जीत का ताज पहनाया था, ऐसा कहा जाता है। तो वहीं अब ये नारा देश के हर हिंदू के मुख से निकल भी रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव हो या झारखंड का चुनाव, बटेंगे तो कटेंगे ने विपक्ष का सुख चैन छीन लिया है। अब पीएम मोदी ने भी महाराष्ट्र के धुले में लोगों को संबोधित करते हुए, जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, जिसके बाद से मानो विपक्ष उलझ सा गया है, क्योंकि अभी तक बटेंगे तो कटेंगे का ही जो है तोड़ नहीं मिल पा रहा था। अब एक और जो नारा है वो पीएम मोदी ने विपक्ष के सामने दीवार रूप में खड़ा कर दिया है। इधर उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसभाएं करते हुए सीएम योगी ने भी सपा पर कड़ा प्रहार किया है। सीएम योगी ने एक और नारा देते हुए कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बेटी घबराई, तो सीधा सपा पर हमला करते हुए योगी आदित्यनाथ भी पुरजोर तरीके से, जिसके विरुद्ध में अखिलेश यादव ने पलटवार करने का प्रयास किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव जी ने लिखा कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100। भाजपा उपचुनाव में हार रही 9 की 9। खैर, ये तो सपा सरकार काफी लंबे समय से कहती आ रही है और हारती भी आ रही है। देखना यह होगा कि इस बार चुनाव में कौन बाजी मारता है और जनता किसको चुनती है। चलिए आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कुछ कहा और फिर उसके बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे। पहले सीएम योगी से शुरुआत करते हैं और फिर हमारे साथ मेहमान जो तमाम आएंगे और जो तमाम प्रतिक्रियाएं जो हमारे पास हैं वो सारी आपको सुनाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। समय था जब नारा गूंजता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई क्रूर गुंडा, यही तो नारा लगता था। और आज एक नारा जनता जनार्दन के मुंह से लगता है, निकलता है कि जहां दिखाई दे सफाई वहां बिटिया वहां घबराई। नो कर्फ्यू, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। उत्तर प्रदेश आप कोई पर्व और त्योहार हो, हर पर्व और त्योहार, हर जाति, हर समुदाय को अपने पर्व और त्योहार उल्लास के साथ मनाने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर हैं, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। होली और दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी तो ईद और क्रिसमस में भी कोई विघ्न बाधा पैदा नहीं होगी। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। अब चलिए योगी आदित्यनाथ जी को आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या कुछ कहा गया है वो भी आप सुनिए। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। चलिए अब सुनाते हैं कि कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने क्या पलटवार किया, वो भी आप सुनिए।
नहीं, कांग्रेस का जो हेतु होता है कभी ऐसा नहीं है, किसी को आपस में लड़ाना ये कांग्रेस ने कभी किया नहीं। ना धर्म में उन्होंने आपस में लड़ाया, ना वो भी किसी जात को आपस में लड़ाया है। ये तो काम करती है बीजेपी करती है। ये गलत आरोप कर रहे हैं, लेकिन यही ये काम कर रही है हमेशा। धर्म में भेद करना, उनमें लड़ाई लगाना और जाति में आपस में कंटा निर्माण करना, ये तो काम हमेशा बीजेपी करती आई है। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुताबिक तो सरकार में रहे हैं, अच्छा काम हमने किया है। इतना ही नहीं तो वो ठाकरे फैमिली में पुरोगामित्व उनके ब्लड में है। जो बाला साहब ठाकरे के पिताजी थे वो तो एक पुरोगामी नेता महाराष्ट्र में देखे उनमें भी, और उनके ब्लड में ये पुरोगामित्व है। हमें उसमें कोई ये नहीं है। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ काम करते हैं। अगर वोट जिहाद कहते हैं तो हमारे जो प्याज के उत्पादक उन्होंने वोट दिया हमें, तो उसको क्या प्याज जिहाद कहेंगे? किसानों ने वोट दिया, वो किसान जिहाद कहेंगे? हमारे जो माता भगिनी है उन्होंने वोट दिया तो क्या कहेंगे? माता भगिनी वो जिहाद क्या? ऐसा है कि ये बहुत गलत तरीके से बीजेपी प्रचार कर। चलिए, वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कह डाला, वो भी सुनिए। नहीं चाहिए, ये देश भारतवासियों के लिए चलाना चाहिए। अरे राहुल गांधी से नफरत फैलाने वाला कौन है? हिंदू समाज को बांटने का राहुल गांधी ने जो षड्यंत्र किया है, ब्रिटिश ने भी ये षड्यंत्र नहीं किया था। हमारा समाज का राहुल गांधी शत्रु है। राहुल गांधी समाज को बांटना चाहते हैं, हिंदू समाज को। हेमंत सोरेन घुसपैठियों के लिए ये लोग काम करते हैं। आदिवासी समाज का कल्याण के लिए काम नहीं करता है, झारखंड का कल्याण के लिए काम नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलता हूँ, एक रहो सेफ रहो। तो आखिरकार मुद्दा आ गया है, एक रहो सेफ रहो। हमारे तमाम मेहमान कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो हैं वो जुड़ेंगे और एक दूसरे पर वार पलटवार का जो सिलसिला है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, सभी से उनके हिसाब से जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। स्वागत करना चाहूँगा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों, जो आप देख पा रहे हैं हमारे मेहमान। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। राकेश प्रजापति जी हैं, नेता सपा के, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी धन्यवाद सुरेंद्र स्वामी जी। कई बार आपसे चर्चा हुई है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी अच्छी पकड़ आप रखते हैं। चलिए, खबरों की शुरुआत तो हमने कर दी, मुद्दा बता दिया दर्शकों को। सबसे पहले एक बार बीजेपी का रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। आलोक जी, अब जो कटेंगे तो बटेंगे से लेकर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे तक के नारे तक, एक नया नारा आए दिन कोई ना कोई बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। ये चुनाव के नारे हैं या फिर ये नारे ऐसे हैं जिस पर अमल भी किया जाएगा, और इसको देने का कारण और विपक्ष में जो घबराहट और उनकी जो प्रतिक्रिया, उन तमाम बातों को लेकर आपका विश्लेषण और पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से। आलोक जी। शिवम जी, प्रथम तो मैं आपको जो बोलूंगा कि जब योगी जी ने ये नारा दिया था कि बचेंगे तो कटेंगे, उस समय आगरा में उन्होंने ये नारा दिया था, और उस समय बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा था, जिस तरीके से लूट, बलात्कार, आगजनी, अस्मिता लूटना बहु बेटियों का, उसके संदर्भ में कहा था। उसको बाद में लोगों ने दूसरे ढंग से जोड़ लिया। ठीक। और मुसलमान सोचने लगे कि ये मुसलमानों के खिलाफ नारा दिया गया है। कब, कहां, किस संदर्भ में दिया गया, ये किसी ने नहीं इसका विश्लेषण किया। लेकिन हिंदू मुस्लिम का उसको एंगल देके उसको इस तरीके से प्रचारित कर दिया। अगर जिस तरीके से हमारे भारत के चारों तरफ इतनी शक्तियां विनाशकारी हैं और जिस तरीके से वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचती जा रही हैं, मैं पूछना चाहता हूं सम्मानित प्रवक्ताओं से कि हम जिस समय 1947 में देश बटा था, हम वहां पर हिंदू 29% थे, आज 1.5% पे आ गए। वही हाल बांग्लादेश में हुआ। जब बांग्लादेश की स्थापना हुई तो हम 22% थे, आज 3% पे आ गए हैं, या 3.5। कहां चले गए वो हिंदू? कौन सी सुनामी आई, कौन सा अर्थक्वेक आया जो ऊपर धरती हिल गई?
याद रखिए कि एकता में श्रेष्ठता का पाठ हमारे घरों में भी पढ़ाया जाता है। हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि परिवार एक रहेगा तो नेक रहेगा, समाज एक रहेगा तो नेक रहेगा, राज्य एक रहेगा तो नेक रहेगा, और देश एक रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा। तो कौन सी गलत बात उन्होंने समझा दी? इस एक नारे के खिलाफ सपा वालों ने अब तक 4-5 नारे कर लिए हैं। और मैं आपको बता दूं, चुनाव आने तक ये कम से कम 15 नारे और इस नारे के खिलाफ लाएंगे। अब मैं अभी नोट कर लीजिए आप, आज भी एक नया नारा दिया है अखिलेश यादव ने। ठीक, हमने तो एकता की बात कही है। एकता की बात करना क्या कोई बुरी बात है? समाज के एक पर्टिकुलर वर्ग को फोड़कर मुस्लिमों को साथ लेकर मेजोरिटी बनाकर शासन करने की कवायद इस देश में अगर किसी ने किया है तो यूपी में सपा है और बिहार में राज। ठीक है, ये अब नहीं चल रहा। चलिए तो ठीक है, इस तरीके से विध्वंस शक्तियां, विध्वंस करने वाली शक्तियां देश के इर्द गिर्द हैं। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हम निश्चित तौर पर हम हटेंगे और हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। बिल्कुल, चलिए ठीक है, ये आलोक जी का रिएक्शन। और क्योंकि सपा को सीधा यहाँ पर जो है स्टेटमेंट सपा के लिए दिया है यहाँ पर, और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी जो नारा उनकी तरफ से दे दिया गया कि भाई जहाँ दिखे सपाई वहाँ बेटी घबराई। अब राकेश जी, अब केवल नारों के जो बाण एक तरफ से चलते हैं तो आपकी तरफ से भी जवाब आता है, पर इसका खंडन तो खैर करेंगे ही आप, लेकिन जवाब में क्या कुछ कहेंगे? क्यों एक के बाद एक सपा को घेरने के लिए बयान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से दे दिए जाते हैं और फिर अखिलेश यादव जी भी जवाब कोई ना कोई देते रहते हैं? वो एक कंटिन्यूटी तो बना के रखी हुई ना, उधर से बाण चलेगा तो इधर से भी तीर चला दिए जाएंगे। नहीं, देखिए, एक साइंटिस्ट हुए हैं न्यूटन, जिन्होंने कहा एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भैया क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया के लिए तो तैयार रहो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आखिर ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो ये बात करते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आखिर ये मंत्र कहाँ गया? आखिर इन्हें ये नारों पर आने की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर इन्हें ये सब ड्रामाबाजी करने की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर कोई विकास की बात करेंगे या नहीं करेंगे? अभी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बांग्लादेश में इतने हिंदू रह गए, वहां पर इतने हिंदू रह गए, वहां इतने हिंदू रह गए, कुछ क्वेश्चन मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, उन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे इन्हें। आखिर ये बताइए कि सचिवालय में 90 सचिव हैं, उन सचिवों में 3 पीडीए क्यों हैं? 2018 तक 40 यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आज तक वहां पर एक भी प्रोफेसर पीडीए का क्यों नहीं बना? विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उस एसोसिएट प्रोफेसर में केवल पीडीए 2.34% क्यों है? और जितने भी सुप्रीम कोर्ट हैं उसमें जज जो हैं उसमें केवल 5% पीडीए क्यों है? हाई कोर्ट में 5% पीडीए क्यों है? ब्यूरोक्रेसी में तो ना के बराबर है। मीडिया के जितने भी मीडिया हाउस है, उस मीडिया हाउस में जो है ना के बराबर है। अभी माननीय धर्मेंद्र यादव जी हमारे सांसद हैं आजमगढ़ से, उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न पूछा था, आपने कोई एक करोड़पति पीडीए का बनाया हो तो बताने का काम करें। आखिर इस देश के अंदर पीडीए कहां गायब है? जिस दिन से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए का नारा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। और उसका उदाहरण 2024 का चुनाव है और इनकी स्थिति इस उपचुनाव में बिल्कुल बद से बदतर होने जा रही है। इसलिए केवल हिंदू का कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि आज इनके पास राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है, तो केवल ये कटेंगे। और फिर कहते हैं कटेंगे तो हटेंगे, तो काटने वाले कौन है? आखिर ये नाम क्यों नहीं खोलते, काटने वाले कौन है? तो इसका मतलब ये भी है, काटने वाले भी यही लोग हैं, बांटने वाले भी यही लोग हैं। ये बात पूरी भारत की जनता समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता तो पूरी तरीके से समझ ही चुकी है। इसीलिए इन्हें उपचुनाव में पूरी तरीके से नकार दिया है और पूरी की पूरी 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है।
नहीं राकेश जी, वो एक पीडीए भी कुछ दर्शकों को समझाते चलिए कि भाई वो भी बार बार पीडीए ही क्यों, और पीडीए का जिक्र समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों किया जाता है। और दूसरा मैंने अभी आपके सामने देखिए डाटा रखा है, आखिर सचिवालय में पीडीए पूछा था, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ने प्रेस एक मिनट, बस एक मिनट, नहीं राहुल गांधी ने पूरा मिनट लीजिए, याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो पूरा हॉल आप 2 मिनट लीजिए, पूछा था, हाथ खड़े करवाए थे, इसमें पीडीए कितने लोग हैं पिछड़े को, आप 2 मिनट लीजिए, मात्र 3 हाथ खड़े हुए थे और 3 में तीनों कैमरामैन थे, एंकर कोई भी नहीं था उसमें, तो पीडीए गायब है पूरी तरीके से। ये भी भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सीख चुकी है, भाई साहब मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि पीडीए क्या, आप किस एंगल में पीडीए क्या है, कुछ दर्शकों को ना पता हो तो चलिए उनकी जानकारी के लिए। चलिए, हाँ, पीडीए का मतलब है, पी का मतलब पिछड़ा। भारत में 62% आबादी पिछड़ा समाज की है, जिसे संविधान के अंतर्गत ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं। डी का मतलब यहाँ दलित से है, दलित का मतलब यहाँ आदिवासी और एससी एसटी, जिसे हम 2 लोग कहते हैं, एससी और एसटी कहते हैं। और ए का मतलब गलत मत समझिए, ए का मतलब यहाँ पर है सबसे पहले आधी आबादी, जिसे हम 50% कहते हैं, यानी कि महिलाएं हैं। ए का मतलब वो अगड़ा है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, राकेश जी अल्पसंख्यक है, हाँ, अल्पसंख्यक है, बात पूरी होनी थी, मैं आ रहा हूँ, जल्दी ना करें शिवम भाई, मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। ए का मतलब आधी आबादी भी है, ए का मतलब वो अगड़ा भी है जो संविधान में विश्वास करता है, जो शोषित दलितों और उन पर विश्वास करता है। ए का मतलब अल्पसंख्यक भी है, अल्पसंख्यक में सिख भी है, ईसाई भी है, बुद्ध को मानने वाला भी है, मुस्लिम भी है। ठीक है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, आपके हिसाब से मुस्लिम अल्पसंख्यक है? नहीं, मुस्लिम अल्पसंख्यक अभी देखिए मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, मैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जानता हूँ, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बिल्कुल जानता हूँ मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, एमएससी फिजिक्स हूँ, ठीक है। एमएससी फिजिक्स में कोई पॉपुलेशन थोड़ी ना पढ़ाई जाती है, पॉपुलेशन के बारे में भी कुछ ऐसा क्यों नहीं, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी आया तो वहीं से ही है। आप अल्पसंख्यक माने मुसलमान है क्या? आप अल्पसंख्यक मुसलमान, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वहीं से आया है। अल्पसंख्यक अभी भी वो अल्पसंख्यक की संख्या में 18% है, तो अल्पसंख्यक है। फिलहाल जो संख्या जिसकी ज्यादा होती है वो बहुसंख्यक होता है, जिसकी संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक होता है। 18-20% से ज्यादा, वो 18% हो चुका है इस देश के अंदर। अल्पसंख्यक ना कहे ना उनको, 18-20% हो गए। आप सिखों को कह सकते हैं, ईसाइयों को कह सकते हैं, और ये मतलब आप गलत निकालिए, हमने ए का मतलब अल्पसंख्यक निकाला है। अल्पसंख्यक में आपने पूरा 18-20% आपने बोल दिया, कबीरपंथी भी आते हैं भाई। नहीं ठीक है, आपने 18-20% बोल दिया, वो सारी बातें और पिछड़ा दलित ये सारी जो टर्मिनोलॉजी का भी आप इस्तेमाल करते हैं, अगर अरे वो हिंदू है ना, उसमें क्या है, इसमें आप ये जातियों में बांटना, हिंदू है तो आखिर सचिवालय में क्यों नहीं है? हिंदू हैं तो अरे सचिवालय में हिंदू हैं तो आखिर राकेश जी जातियों में बांटेंगे क्या? जातियों में बांटेंगे आप? 2018 राकेश जी, जाति प्रथा गलत है, जाति प्रथा गलत है, जाति प्रथा गलत है, जाति प्रथा बिल्कुल गलत है। क्यों बिल्कुल जाति प्रथा? हाँ, क्यों थी जाति प्रथा? चलिए मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। मनुस्मृति ये कहती है कि किसी एक विशेष जाति को पढ़ने का अधिकार है। ये कौन सा? अरे चलिए ना, हमने पढ़ी ना, आपने पढ़ी, कोई मनुस्मृति का अधिकार है ये तो आप जातियों में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कुछ राकेश जी चलिए छोड़िए राजनीति छोड़ देते हैं। एक मिनट राकेश जी, मैं कहता हूँ राजनीति छोड़ देते हैं। आप हिंदू, मैं हिंदू, सब हिंदू, इस बात पे कायम रहे, कितना अच्छा रहेगा ना। क्यों हम कहें कि भाई पिछड़ा, क्यों हम कहें दलित, ऐसा क्या? आर्थिक रूप से कमजोर, प्रश्नों का भी आर्थिक रूप से कमजोर कि आखिर 2018 तक किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी ओबीसी अदर बैकवर्ड, फिर आप आ गए, आप उसी में आ गए। नहीं ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं। क्या प्रावधान नहीं था? क्या कोई किसी ने रोका गया था? किसी ने कोई ऐसा कोई अड़ंगा अड़ाया गया था? आप ऐसे अजीब बात कर रहे हैं। नहीं, आप फिर क्या जातियां क्या आवश्यक है? चलिए शिवम जी एनएफएस जान रहे हैं, आप लेटरल एंट्री जान रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम जान रहे हैं, इन पर बात करें। लेटरल एंट्री कोई बीजेपी के टाइम में स्टार्ट नहीं हुई थी, लेटरल एंट्री बीजेपी के टाइम में स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन आपने इतनी बड़ी पीडीए की बात कर दी। चलिए मैं बाकियों को भी मौका देता हूं, मैं सारा समय ना खा जाऊं, बिल्कुल सुरेंद्र स्वामी जी भी सुन रहे हैं, चंद्रमोहन शर्मा भी सुन रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट कमेंट आलोक जी पहले आपका, क्योंकि बीजेपी पर हमला था तो उसका जवाब पहले। हम तो देखो जातियों से दूर रखते हैं, हम कहते हैं हिंदू एक है, वो बटेंगे कटेंगे वाला मुद्दा भी मैं समझाऊंगा, वो बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में
उन्होंने कहा था वो बात अलग है, और कट रहे हैं वहां पर हिंदू, उसमें वो गलत भी नहीं है योगी जी अगर कहें। जहां आप मान लीजिए अखिलेश यादव जी सच बोलते हैं, हम उनको सच ही दिखाते हैं, जहां योगी जी ने बटेंगे कटेंगे अगर बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य से कहा है तो ठीक है, फिर यहां के लिए क्या? आलोक जी पहले आप जवाब दे दीजिए राकेश जी के जो प्रश्न का, उसके बाद फिर स्वामी जी और फिर साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन जी। राकेश जी के अंदर जो हमने और सब पैनलिस्ट ने देखा है, एक चीज फुट कर भरी हुई है कि जातिगत समूह बनाओ अल्पसंख्यकों। इन्होंने ए का जो डेफिनेशन दिया वो बिल्कुल झूठा था। ए में सिर्फ अल्पसंख्यक आते हैं। कई बार अगड़ा भी सुना है मैंने, अगड़ा पिछले सब सुना है। अगड़ा से तो कोई लेना देना नहीं है इनका। और जातिगत तोड़ो और राज करो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने यूपीएससी की बात की, अब बीच में मत बोलिए, आपको मैंने ध्यान से सुना है। इन्होंने यूपीएससी की बात की, वहां पर भी आरक्षण है, उन्होंने नहीं कंपीट किया तो उसके लिए भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्या यूपीएससी में लोगों को जबरदस्ती बैठा के आईएएस और आईपीएस का डिग्री दे दिया जाए? खुला मंच है, जो भी कंपीट करेगा वो आएगा। वही हाल यूनिवर्सिटीज का है। 4 बार इनका शासन रहा शिवम जी, 4 बार ये मुख्यमंत्री हुए, क्या दुख दर्द दूर किया इन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों का। कितने बनाए इन्होंने वाइस चांसलर, कितनों को इन्होंने बनाया प्रोफेसर, कितनों को इन्होंने दिया संविधान ये सचिवालय में नौकरियां। जरा इसका भी ये डेटा दे देते कि हमने इतना कर दिया जी। हमने तो सबका साथ सबका विकास सबको लेकर आगे बढ़ने की कवायद की है। हमने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं उसमें से पीडीए के किसी वर्ग को हमने मरहूम नहीं किया है, सबको वो मिला है जो उसका अधिकारी है। और आगे भी हम नहीं ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस में क्यों नहीं है, वो प्रश्न इनका था। आपकी मर्जी, आप जवाब देना चाहें तो। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? कि भाई ये इस संस्थान में उस संस्थान में ओबीसी नहीं है, उसमें ये नहीं कहा ना कि ये चार बार मुख्यमंत्री है, तो ये कितनों को दिए ये बता दे। ये योग्यता के विषय है, योग्यता के कारण कोई वाइस चांसलर बनता है, योग्यता के कारण। चलिए 10 सेकंड की बात कहां से आ गई? आपको सारी सुना दी गई है। 1993 में माननीय नेताजी ने पहली बार मंडल कमीशन लागू किया और उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे स्टेट बने जहां 27% आरक्षण लागू करने वाले माननीय नेताजी थे, समाजवादी पार्टी थी। और भारतीय जनता पार्टी ने उस विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को अपना जो है गठबंधन वापस करते हुए उनकी सरकार को गिराने का काम किया था। पिछड़ा विरोधी उस समय मानसिकता का भारतीय जनता पार्टी को सब देश को लोगों को पता चल गया था। ठीक है, चलिए हमारे साथ स्वामी जी भी हैं। स्वामी जी आप भी उससे आप आगे नहीं जाने वाले। स्वामी जी इस पूरी चर्चा को एक तरीके से, एक तो बटेंगे कटेंगे से लेकर ये फिर क्या और भी बटेंगे कटेंगे में केवल या हिंदू मुसलमान वाली बात ही है या बांग्लादेश वाला प्रश्न ही है कि भाई कैसे अलग रहोगे तो आप कम, घटोगे तो भी आप दिक्कत हो जाएगी। सारी बातों को देखते हुए और जो जाति वाला एंगल, पीडीए वाला एंगल, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। फिर चंद्रमोहन जी आप पे। शिवम जी ऐसा है कि ये जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये न तो चुनावी नारा है और न ही ये धार्मिक नारा है। ये हिंदुओं के अपने अस्तित्व को लेकर के, उनके प्रतिदिन की दिनचर्या के एक एनवायरनमेंट का नारा है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में, सिर्फ जहाँ चुनाव हो रहे हैं भारत में वहीं नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदू हैं उन सब के दिल में ये घर कर गया है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कनाडा में भी ये नारे लगे कि बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश में भी ये नारे लगे। इसका कारण ये है कि जब जब हिंदू समाज बटके रहा, सिर्फ जातियों में नहीं, रजवाड़ों में बटके रहा, राजाओं में बटके रहा, दूसरे तरीके से भाषाओं में बटके रहा, तो उससे आपको नुकसान हुआ। कटेंगे का मतलब कोई गला काटना नहीं होता है। कटेंगे का मतलब है कि आपको नुकसान होता है, आपकी प्रोग्रेस रुकती है, आपकी ग्रोथ रुकती है, आप सप्रेस होके रहते हैं, आप पे दूसरे लोग हावी रहते हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे का यही एक आम हिंदू सोच रहा है। यही कारण है कि इसका तोड़ अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी निकाल कर ला नहीं पाई है। कितने ही नारे उसके बदले में निकाल लिए, लेकिन और एक नया, स्वामी जी एक नया नारा के उस दौर में जहां पर सीएम योगी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी कह रहे हैं कि भाई एक हैं तो सेफ हैं। चलिए स्वामी जी आप अपनी लाइन को कंप्लीट करते हुए, आप कह रहे थे कि भाई कटेंगे का अर्थ वो नहीं है, पर हम तो समझते हैं कि बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में तो वो है।
वहां पर तो जान के लेने के देने भी पड़ जाते हैं। नहीं, वो तो चूंकि एक इमीडिएट मुद्दा था, लेकिन जैसे ही कोई हिंदू ये सुनता है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उसे 1300 साल का इतिहास उसकी आंखों के आगे गुजर जाता है। ठीक है। किस प्रकार से हमारे यहाँ आक्रांता आए, किस प्रकार रजवाड़े बटे हुए थे, एक दूसरे का साथ नहीं दिया, इसीलिए हमारे यहाँ पे विदेशी आ गए। फाइनली जब हिंदू मुस्लिम थे तब भी अंग्रेजों के साथ हम लोग बट के रहे, तो वो फिर अंग्रेज आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप बटेंगे तो आप बटे ही रहेंगे। और जिस तरह से जो पॉलिसीज बनी, जो कांग्रेस ने हिंदुओं को लेकर के पॉलिसीज बनाई कि उनके लिए सारे कानून बनाए, उसके लिए सारे हाथ पैर बांध दिए, और एक उन्होंने दूसरे लोगों को पूरी फ्रीडम दी, तो उससे भी एक असहजता महसूस होती रही समाज में, तो वो अब खुल के सामने आ गई है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि कोई भी पार्टी के पास इस नारे का कोई तोड़ नहीं है। वो कितने ही नारे बना ले, रोज बनाएंगे, 2 दिन में उनको लगेगा ये चल नहीं रहा है। तो ये तो बात हुई इसकी। दूसरा जो मोदी जी की बात है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो एक बहुत ही, प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा है कि अगर हम पूरा देश एक रहेगा तो सब सेफ रहेंगे, आपस में लड़ेंगे तो देश को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा तो सबको नुकसान होगा। तो ये बात थी। दूसरा जो प्रजापति जी ने प्रश्न पूछा था, जो आपने उनसे पूछा था, उसका उत्तर वो मांग रहे थे कि भाई 90 सेक्रेटरीज में कोई भी नहीं है, उसका मैं बताता हूँ। शायद इनको जानकारी या तो होगी या छिपाना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि 1992 में पहली बार रिजर्वेशन के बाद जो ओबीसी है उनका रिजर्वेशन चालू हुआ। पहला बैच 1992 से शुरू हुआ। दूसरी बात इनको जानकारी होगी कि जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उसकी जनरल्स के लिए डेट है, एज है 21 से 28 साल, और उसके ऊपर SC ST OBC को रिजर्वेशन के मिलते हैं 5 साल। अब एक लड़का 21 साल की उम्र में क्वालिफाई करता है, और एक लड़का जनरल कैटेगरी का ही मैं बता रहा हूँ, वो 28 साल की उम्र में क्वालिफाई करता है, और एक दलित SC ST OBC वो 33 साल की एज में क्वालिफाई करता है। तो सारे के सारे जो सवर्ण हैं वो भी सेक्रेटरी नहीं बनते, वो सारे जनरल कैटेगरी वाले भी सेक्रेटरी नहीं बनते, क्योंकि जब तक आपकी उतनी नौकरी होती है आप रिटायर हो जाते हैं, जब तक आपकी एलिजिबिलिटी आती है आप रिटायर हो जाते हैं। तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे, पर स्वामी जी कोई ऐसा कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार तो नहीं है? नहीं, भेदभाव का सवाल नहीं है, वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होते हैं। वो उसमें उनकी प्रजापति जी एक उत्तर उनका, बैठे हुए 2-2 3-3 बैच के लोग बैठे हुए होते हैं एक लॉजिक के साथ। हाँ ठीक है, लॉजिक के साथ एक उत्तर दिया स्वामी जी ने। राकेश जी उनका उत्तर तो सुन लीजिए। लॉजिक नहीं, यही फैक्ट है, यही फैक्ट है, लॉजिक नहीं है ये। चलिए, सच्चाई यही है कि इधर पुलिस में देख लीजिए, स्टेट पुलिस में इनको मालूम होगा कि अगर मान लीजिए यूपी में ही जो अरुण श्रीराम थे वो यंग एज में आए तो डीजी बने कि नहीं, डीजी BSF भी बने, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ओल्ड एज में आए हैं तो वो रिटायर हो गए, नहीं IG बन के रिटायर हो गए बहुत सारे SC ST OBC। ये तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये उम्र और आपकी सीनियरिटी पे आधारित है। अगर आप लेट सर्विस में एंट्री लेंगे तो आप जल्दी हो जाएंगे। तीसरी बात ये कह रहे थे कि भाई सिर्फ उन्हीं को क्यों, औरों को नहीं बनाने। अरे भाई आपकी पार्टी में कहिए ना नेताजी को कि पहले मुलायम सिंह जी पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, अब उनका बेटा पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। कभी दलित को आपको भी मौका देना, मतलब वहां क्या दूसरों को मौका नहीं मिलना चाहिए? आप सेक्रेटरी में तो दलित ढूंढ रहे हो, सेक्रेटरी में तो आप OBC ढूंढ रहे हो, लेकिन अपनी पार्टी में आप ये नहीं ढूंढ रहे कि भाई दलितों को मुख्यमंत्री बनाए। जो आपके अल्पसंख्यक आपका बड़ा वोट बैंक है 20%। अरे यूपी में तो अगर हिस्से, आपका ये नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी संख्या भारी, तो 20% यूपी में मुसलमान है, यादव वहां पे 9% है, तो मुस्लिम CM होना चाहिए समाजवादी पार्टी का। अगर आपको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देनी है तो आप उनको क्यों नहीं दे रहे? राकेश जी जवाब ये है कि भाई गुरुजी तो गुड़ खाएं, दूसरों को मना करें। तो इनकी पार्टी में पूछे ना, 20% ये बड़ा अच्छा था की भागीदारी समाजवादी पार्टी ने दी है क्या अपनी पार्टी में? चलिए, हाँ, चंद्रमोहन जी कनेक्ट जब तक हम कर रहे हैं तब तक राकेश जी आपसे वही वाली बात कर रहे हैं कि गुरुजी गुड़ खाएं और दूसरों को मना करें। क्या उत्तर रहेगा आपके पास राकेश जी? भाई आप कह रहे हैं कि भाई केवल क्या सेक्रेटरीज के लिए ही आपको चाहिए PDA वाला जो फॉर्मूला, हालांकि मैं कहता हूं कि सब बराबर हैं, इसमें कोई हमें ऐसा क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता अब तो नहीं है। हर कोई जो मेहनत कर रहा है सबको भगवान दे रहा है। मैंने उदाहरण दिया आपको, श्री राम अरुण यूपी के थे, राजेश प्रजापति जानते होंगे, वो शेड्यूल कास्ट से थे,
वो डीजी बीएसएफ बने, वो यूपी के डीजीपी बने, क्योंकि वो 22 साल की उम्र में आ गए थे। चलिए ठीक है, अगर आप एज में नहीं आएंगे, राइट एज में एंट्री नहीं होगी तो नहीं बनेंगे। ठीक है, ठीक है। प्रजापति जी चलिए बोलिए। हाँ, आपका ऑडियो मेरे को लगता है कहीं म्यूट ना हो। हाँ, अरुण जी का उदाहरण देकर के केवल घुमाने की जरूरत नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम को नहीं, मैं तो उम्र की बात कह रहा हूं। क्या इस देश में कॉलेजियम सिस्टम लागू नहीं है? आप ये बताइए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ हमेशा जुड़ते हैं, आप वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। क्या इस देश के अंदर कॉलेजियम सिस्टम काम करता है, नहीं करता? हाँ या ना बता दीजिए। चलिए मुझे बस इतना बता दीजिए। लॉ की बात कर रहे हैं। क्या कॉलेजियम सिस्टम लागू है या नहीं है इस देश के अंदर? कॉलेजियम सिस्टम लागू है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है। कॉलेजियम में कोई जाति देख के करते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कानून रद्द कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या करेंगे आप? शिवम जी तो आप बदल लें। सुनिए राकेश जी, बड़ी बात नहीं, बड़ी बात कह दी राकेश जी। आप समाजवादी पार्टी के थ्रू आप ही आवाज उठाइए ना कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो हटा दिया जाए। इसके खिलाफ आप विरोध करें। बिल्कुल कॉलेजियम सिस्टम सरकार ने तो कानून बनाया। हाँ, कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। हाँ, मान्यवर कांसीराम जी, इस देश के अंदर जब राजनीति में दखलंदाजी बढ़ी, मान्यवर कांसीराम जी के बाद, उसके बाद सभी जातियों को भी राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हुआ। उससे पहले राजनीति में भी प्रतिनिधित्व नहीं था। आज भी भारत के अंदर कम से कम सैकड़ों जाति ऐसी होंगी जिनका सांसद नहीं होता। मेरी खुद की जाति बता रहा हूं मैं, 543 सांसद टिकट है। भारतीय जनता पार्टी या और भी पार्टियां, राष्ट्रीय दल भी टिकट नहीं देते। तो बहुत सी इस समस्याओं को, यही कॉलेजियम सिस्टम है जिसे मैं कह रहा हूं। आज अभी सुरेंद्र स्वामी जी ने स्वीकार किया और आप भी मान रहे हैं कि देश के अंदर कॉलेजियम सिस्टम काम करता है। कॉलेजियम सिस्टम ही है कि 2018 तक पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एक भी प्रोफेसर नहीं बना। सुरेंद्र स्वामी जी जानते हैं कैसे प्रोफेसर बनता है? सबसे पहले जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर तो कैसे ही बन जाता है, लेकिन जब एसोसिएट प्रोफेसर बनने का नंबर आता है तो उसे एक इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। उस इंटरव्यू में बैठे कौन लोग होते हैं, उस इंटरव्यू में आगे कौन बढ़ाते हैं, जब वो 10 चलिए ठीक है। आपकी बात, चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ शायद जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको, लेकिन इसी बीच एक मुंबई से खबर आ रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको एक खबर बताएंगे, जहां पर मुंबई में सोचिए सपा के ऊपर यह आरोप है कि किसी के साथ मारपीट का यह आरोप है। एक वीडियो आपको दिखाते हैं, आप वहां पर देखिए। चलिए एक बार सुन लीजिए। रफीक नगर के गली नंबर 2 और 3 में जो गटर भर गया, कचरा जमा हो गया, वो कंप्लेंट लेके गए थे तो उनके ऑफिस में समाजवादी के गुंडों ने और खुद फहाद आजमी जो अपने बीवी के नाम पे नगर सेवक की कुर्सी पे बैठ के सारे पैसे खाता है, ये हालत किया है। कपड़े फाड़े हैं, हमारे साथियों को मारा पीटा है, इसका बदला लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फहाद आजमी मुर्दाबाद। समाजवादी पार्टी। चलिए एग्जैक्टली इसकी एक खबर आई है, एग्जैक्टली हमने आपको ये वायरल वीडियो, राकेश जी एक ये तस्वीर भी आई है, पहले आप इसके बारे में भी एक जवाब देना चाहें तो जवाब जरूर दीजिए। फवाद आजमी का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, मुंबई की बात है। देखिए सीधी बात यह है, अगर वो आरोपी है, आरोप सिद्ध होता है तो किसी भी आरोपी के साथ समाजवादी पार्टी कभी नहीं खड़ी हुई है, ना कभी खड़ी होगी किसी को, ठीक है। आखिर लेकिन इस महिला की आवाज को तो आपने बता दिया। मनीषा वाल्मीकि को दिन दहाड़े जलाया गया था, उसकी आवाज को क्यों नहीं उठाया जाता? प्रिया, वो आईआईटी की बहन है हमारी, आप थोड़ा सा पीछे 3 भारतीय जनता पार्टी, उनकी आवाज को कभी नहीं उठाया गया किसी चैनल द्वारा। प्रिया प्रजापति बनारस की बहन थी हमारी, मात्र 17 साल की उम्र थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसमें एक्शन लेंगे। नहीं, चलिए एक बहन को तो इंसाफ दिलाएं, मैं कह रहा हूं एक बहन को तो इंसाफ दिलाएं, इसको इंसाफ देंगे। सीधी बात है शिवम जी, जो आपने वीडियो दिखाई, अगर जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी किसी भी आरोपी के साथ नहीं है। चलिए ठीक है। चंद्रमोहन शर्मा जी मैं पूछना चाहूंगा, चंद्रमोहन शर्मा जी क्या हमारे साथ हैं? चलिए चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ नहीं है, उनसे भी काफ़ी प्रश्न थे, पता नहीं क्यों चले गए। आलोक वत्स जी, ये पूरी जो वार पलटवार की बात कही जा रही है और अभी भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और ये जो आरोप केवल ये जाति वाला और ये सारी बातें, स्वामी जी आप पर भी आऊंगा, लेकिन आलोक जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए बहुत अच्छे ढंग से सुरेंद्र स्वामी जी ने सारी चीजों को समझाया है। जो
सपा नेता समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भैया मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि लोहिया के समाजवाद के किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि बाप के बाद बेटे को बना दो अध्यक्ष और पार्टी को आगे चलाते रहो। ये किस तरीके का समाजवाद है? आज लोहिया की आत्मा रो रही होगी कि मैंने कैसा समाजवाद पैदा किया। आज वो सभी वर्ग को आगे लेकर चलने की बात करते थे, ये तो समाज में तोड़ के एक मेजोरिटी निकाल के और अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास लेके आगे चल रहे हैं। भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाके खड़ी किया है और तीसरे की तरफ तेजी से अग्रसर है, और वहां भी हम निश्चित तौर पर साल 1.5 साल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीजें पूरे विश्व में सारे रेटिंग एजेंसीज कह रहे हैं कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। तो ये सारी चीजें कैसे हो गई? और जितने भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हम लेकर आए हैं, क्या उसमें हमने किसी वर्ग को उससे वंचित किया है? कितनी मुसलमान बहनों को शौचालय मिला, कितनों को घर मिला, सबको राशन मिल रहा है, सब मेडिकल फैसिलिटी 5 लाख का लेके कर रहे हैं। ठीक है, सारी कवायद पूरे समाज आगे ले चलने की है। और चलिए ठीक है, मेजोरिटी बनाने की बात करते हैं। चलिए, समय इतनी अनुमति देता है सभी से संवाद करने के लिए। आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। स्वामी जी आपने अपनी बात को रखा, और वत्स जी आपने अपनी बात को रखा, राकेश प्रजापति जी आपका धन्यवाद, चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े भी फिर भी नहीं जुड़े, लेकिन धन्यवाद उनका, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा आखिरकार में यही है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं। इस नारे से अगर आपत्ति है तो उसका कारण भी बताना पड़ेगा, क्योंकि कारण बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदुओं को एक रहने की बात कही जा रही है तो उसमें गलत